सर्दियों का मौसम था। रात होते ही कालीबाड़ी गांव पर ठंड और सन्नाटे की एक अजीब सी परत छा जाती थी। ठंडी हवाओं के साथ खेतों में खड़ी ऊंची फसलें धीरे धीरे हिलती थीं। गांव के लोग भी अब अंधेरा होने के बाद घरों से बाहर निकलने से बचते थे, क्योंकि खेतों और आसपास के जंगलों में भेड़िए या कोई दूसरा जंगली जानवर घूमने का डर बना रहता था। इसी ठंड में शहर से दो युवक अपने गांव लौट रहे थे। दोनों कालीबाड़ी के ही रहने वाले थे, माधव और नंदलाल। काफी समय बाद दोनों अपने गांव वापस आ रहे थे और उनका सफर अब लगभग खत्म होने वाला था। कुछ ही देर में ट्रेन गांव के पास वाले स्टेशन पर पहुंचने वाली थी। लगता है अब स्टेशन आने वाला है। हाँ, बस थोड़ी देर और। इतनी ठंड में घर पहुंचकर ही चैन मिलेगा। गांव में इस वक्त तो सब घर के अंदर ही होंगे। कुछ देर बाद ट्रेन अपनी रफ्तार धीमी करते हुए एक छोटे से सुनसान स्टेशन पर आकर रुक गई। स्टेशन का नाम था सोनपुर स्टेशन। रात काफी हो चुकी थी और ठंड के कारण प्लेटफॉर्म पर भी गिने चुने लोग ही नजर आ रहे थे। माधव और नंदलाल अपना सामान उठाकर ट्रेन से नीचे उतर गए। दोनों इसी स्टेशन पर उतरे थे, क्योंकि यहां से ही कालीबाड़ी गांव जाने का रास्ता निकलता था। स्टेशन से गांव अभी काफी दूर था, इसलिए आगे का सफर उन्हें बैलगाड़ी या रिक्शे से ही तय करना था। चल जल्दी से कोई रिक्शा या बैलगाड़ी देख लेते हैं। इतनी रात में कौन मिलेगा? लगता है पैदल ही जाना पड़ेगा। नहीं यार, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। बस जल्दी मिल जाए। इस ठंड में यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। स्टेशन से बाहर निकलते ही दोनों ने चारों तरफ देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। सुनसान सड़क पर ठंडी हवा चल रही थी और स्टेशन के बाहर एक पुरानी बैलगाड़ी के पास एक आदमी चुपचाप खड़ा था। माधव और नंदलाल उसके पास पहुंचे और गांव जाने के लिए बात करने लगे। अरे भैया, कालीबाड़ी चलोगे? ना भैया, इतनी रात को मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। अरे क्यों भाई, वहां ऐसा क्या है जो तुम जाने से मना कर रहे हो? चलो, पैसे जितने चाहिए ले लेना। भैया, पैसों का सवाल नहीं है। लोग कहते हैं कि रात को जो भी उस तरफ जाता है वो पता नहीं कैसे बीच रास्ते में ही गायब हो जाता है। क्या मतलब, गायब हो जाता है? हाँ भैया, और फिर उसका कोई पता नहीं चलता। अरे भैया, थोड़ी दूर तक ही छोड़ दो ना। इतनी दूर पैदल नहीं जा सकते, बहुत दूर से आए हैं। बैलगाड़ी वाला कुछ पल सोचता रहा, फिर उनकी बात मान गया। ठीक है, अब आप इतना कह रहे हैं तो मैं आधे रास्ते तक छोड़ देता हूँ। हाँ भैया, आधे रास्ते तक ही सही। वहां से हम किसी तरह चले जाएंगे। ठीक है, बैठ जाइए, लेकिन आधे रास्ते के बाद मैं आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है भैया, जैसा आप कह रहे हो। बैलगाड़ी सुनसान रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ सिर्फ खेतों की सरसराहट और बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद माधव ने आखिरकार बैलगाड़ी वाले से पूछ ही लिया कि भैया, आप आखिर वहां तक जाने से मना क्यों कर रहे हो? एक बार हमारे साथ का एक बैलगाड़ी वाला रात में ऐसे ही उस तरफ निकला था। वो अभी तक अपने घर वापस नहीं आया। और एक बार एक युवक भी पैदल उसी रास्ते से गया था, लेकिन वो भी फिर कभी वापस दिखाई नहीं दिया। अच्छा, तो आप सब डरते हो, लेकिन आज देखना, हम तो कालीबाड़ी होकर ही रहेंगे। भैया, मेरी मानो तो मत जाओ। चाहो तो आज रात मेरे घर रुक जाओ। नहीं भैया, आपको कहाँ परेशान करें, आप बस जल्दी चलिए। बैलगाड़ी वाला चुप हो गया और उसने बैलों को आगे बढ़ा दिया। ठंडी रात में बैलगाड़ी सुनसान रास्ते पर धीरे धीरे कालीबाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। अब तक बैलगाड़ी वाला लगभग आधा रास्ता पार कर चुका था। कुछ देर बाद उसने एक सुनसान चौराहे के पास बैलगाड़ी रोक दी। चारों तरफ अंधेरा था और दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। बैलगाड़ी वाले ने दोनों की तरफ देखा और उन्हें आगे का रास्ता समझाने लगा। बस भैया, अब आप यहाँ से चले जाओ। कालीबाड़ी अभी करीब 6-7 किलोमीटर दूर है। आपको पहुंचने में 1-2 घंटे लग सकते हैं। लेकिन एक बात कहता हूं। हाँ बताओ, क्या बात है? रास्ते में कहीं भी मत रुकना। बीच में कोई भी मिले या कुछ भी दिखाई दे, आप सीधे गांव चले जाना। ठीक है भैया, जैसा आप कह रहे हो। रास्ता सुनसान था और चारों तरफ खेतों में खड़ी फसलें ठंडी हवा के साथ सरसराती जा रही थीं। कुछ दूर चलने के बाद नंदलाल ने बैलगाड़ी वाले की बातों को लेकर अपनी शंका जाहिर की। मुझे लगता है वो बैलगाड़ी वाला हमें बेवकूफ बना रहा है। नहीं,
धुआं उठता है, मतलब कहीं आग लगी होगी। अबे यार, तू कुछ समझ आया ऐसा बोल। मेरा मतलब है, अगर कुछ हुआ है तभी तो वो इतनी गंभीरता से बात कर रहा था, वरना उसे क्या पड़ी थी हमें रोकने की। हाँ, बात तो तेरी सही है, लेकिन अब आ ही गए हैं तो चलते हैं। दोनों कालीबाड़ी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। ठंड काफी ज्यादा थी और सुनसान रास्ते पर चलते चलते माधव को खाने की याद आने लगी। माधव को नॉनवेज खाने का बहुत शौक था, इसलिए उसने मजाक में अपनी इच्छा नंदलाल के सामने रख दी। यार, इतनी ठंड में अगर गर्मा गर्म चिकन बिरयानी मिल जाए ना, मजा ही आ जाए। हाँ भाई, अब चल जल्दी। दोनों अभी कुछ ही दूर आगे बढ़े थे कि अचानक उन्हें सड़क के किनारे एक ढाबा दिखाई दिया। इतनी रात और सुनसान रास्ते के बीच ढाबा देखकर दोनों कुछ पल के लिए हैरान रह गए। अरे, इतनी रात को यहाँ ऐसी जगह पर ढाबा? अरे वाह, लगता है भगवान ने मेरे मन की बात सुन ली। रुक जा, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। बैलगाड़ी वाले ने साफ मना किया था। नंदलाल को उस ढाबे को देखकर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसका मन बार बार उसे वहां जाने से रोक रहा था, लेकिन माधव खाने के लिए काफी उत्साहित था। आखिरकार माधव की जिद के आगे नंदलाल को उसके साथ जाना ही पड़ा। नहीं यार, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, मुझे नहीं खाना वहां। ठीक है बाबा, मैं खा लूंगा, तू बस साइड में बैठ जाना। लेकिन माधव, बैलगाड़ी वाला भी तो मना करके गया था। अरे कुछ नहीं होगा, चल, इतनी दूर चलकर आए हैं, कम से कम खाना तो खा लें। दोनों ढाबे के अंदर पहुंचे और एक मेज पर जाकर बैठ गए। नंदलाल चुपचाप आसपास देखने लगा। ढाबे में एक बूढ़ा आदमी था जो उनकी तरफ बढ़कर आया था। पास ही एक औरत भी बैठी थी जो ढाबे की मालकिन थी और चुपचाप दोनों को देख रही थी। माहौल थोड़ा अजीब था, लेकिन माधव का ध्यान खाने पर ही था। आइए आइए साहब, आपका स्वागत है। क्या खाना पसंद करेंगे? चाचा, मुझे गर्मा गर्म चिकन बिरयानी मिल जाएगी क्या? हाँ साहब, मिल जाएगी। तो जल्दी से एक प्लेट ले आइए, और चिकन की लेग पीस हो तो वो भी ले आना। जी साहब, अभी लाता हूँ। तू नहीं खाएगा क्या? तू भी ऑर्डर दे दे। नहीं, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, तू खा ले, मैं थोड़ी देर बैठा हूं। माधव ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद वही बूढ़ा आदमी हाथ में गर्मा गर्म चिकन बिरयानी की प्लेट लेकर दोनों के पास आ गया। लीजिए साहब, आपकी बिरयानी आ गई। वाह चाचा, खुशबू तो कमाल की आ रही है। माधव धीरे धीरे बिरयानी खाने लगा। ठंडी रात में गर्मा गर्म बिरयानी की खुशबू पूरे ढाबे में फैली हुई थी। वो खाते हुए उसकी तारीफ कर रहा था, जबकि नंदलाल चुपचाप आसपास की चीजों को देख रहा था। कुछ देर बाद उसकी नजर ढाबे की मालकिन पर पड़ी। वो एक तरफ बैठी दोनों को देख रही थी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। न जाने क्यों उसे देखकर नंदलाल के मन में बेचैनी होने लगी। खाना पसंद आया? बहुत अच्छा है, ऐसी बिरयानी तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। अगर इतनी पसंद आई है तो आज रात यहीं रुक जाओ। जितना मन करे खाना, आराम करना। नहीं, हमें गांव जाना है। इतनी रात में गांव जाकर भी क्या मिलेगा? ठंड, अंधेरा और सुनसान रास्ता। यहाँ आराम से रात काट लो। मालकिन की बात सुनकर माधव कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे भी लगा कि शायद इतनी ठंड में आज रात यहीं रुक जाना ठीक रहेगा। बात तो सही है, इतनी ठंड में आगे जाने का भी क्या फायदा। अबे, तू ही तो बोल रहा था कि जल्दी घर चलेंगे। हाँ, लेकिन एक रात रुकने में क्या है, सुबह होते ही निकल जाएंगे। मालकिन ने हल्की सी मुस्कान के साथ दोनों को देखा और धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। वो एक पल के लिए रुकी और पीछे मुड़कर माधव की तरफ देखने लगी। रुकना है तो ऊपर आ जाना, मैं वहीं इंतजार कर रही हूँ। इतना कहकर मालकिन ऊपर चली गई। नंदलाल कुछ देर तक सीढ़ियों की तरफ देखता रहा। उसके मन में अब पहले से भी ज्यादा अजीब सी बेचैनी थी। माधव, मुझे इस जगह में कुछ ठीक नहीं लग रहा। माधव ने अपनी बिरयानी खत्म की और प्लेट एक तरफ रख दी। नंदलाल अब भी बेचैन होकर बार बार ऊपर की सीढ़ियों की तरफ देख रहा था। माधव ने उसकी तरफ देखा और बिना उसकी चिंता को ज्यादा गंभीरता से लिए उठ खड़ा हुआ। सुन, तू यहीं बैठ, मैं जरा उससे मिलकर आता हूँ। नहीं, तू ऊपर नहीं जाएगा, पता नहीं क्या बला है वो। चल, यहां से घर चलते हैं। अरे तू रुक ना, अभी शादी की बात करके आता हूँ। नंदलाल कुछ कह पाता,
उससे पहले ही माधव उसकी बात अनसुनी करके सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ उस कमरे की तरफ जाने लगा जहां मालकिन उसके इंतजार में बैठी थी। ऊपर कमरे में हल्की रोशनी थी और मालकिन एक पुराने बिस्तर पर चुपचाप बैठी हुई थी। माधव को कमरे में आते देख उसने धीरे से उसकी तरफ नजर उठाई। माधव ऊपर कमरे में पहुंचा और मालकिन के पास जाकर बैठ गया। कमरे में हल्की रोशनी थी और नीचे ढाबे की आवाजें भी अब बहुत धीमी सुनाई दे रही थीं। दोनों कुछ देर इधर उधर की बातें करते रहे। माधव धीरे धीरे उस औरत की बातों में खोता जा रहा था। कुछ देर बाद उसने हिम्मत करके उससे एक निजी सवाल पूछ लिया। आपकी शादी हो गई है? नहीं, नहीं हुई। ये तो ढाबा चलाना होता है, इसलिए साड़ी पहन लेती हूँ। अच्छा, तो क्या आप मुझसे शादी करेंगी? माधव की बात सुनकर मालकिन कुछ पल तक उसे चुपचाप देखती रही। उसके चेहरे पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान आ गई। कमरे का माहौल अचानक पहले से ज्यादा शांत और अजीब लगने लगा। हाँ जरूर, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तभी हमारी शादी होगी। बताइए क्या करना है? आपके लिए तो जान भी दे दूं। हाँ, वही तो चाहिए। अच्छा, मजाक करती हो? शादी के बाद भी ऐसे ही मजाक करते रहेंगे? माधव इतना कहकर हंसा ही था कि अचानक उसकी नजर मालकिन के चेहरे पर पड़ी। उसकी मुस्कान धीरे धीरे बदलने लगी। चेहरे की त्वचा अजीब तरह से सिकुड़ने लगी, आंखें लाल होने लगी और उसके बाल बिखरते हुए कंधों तक फैल गए। कुछ ही पलों में माधव के सामने बैठी खूबसूरत औरत का चेहरा एक मूर्ख, मुझे अब तेरी जान चाहिए। मालकिन का भयानक रूप देखते ही माधव के होश उड़ गए। वो घबराकर कमरे से बाहर भागा और सीढ़ियां उतरते हुए सीधे नीचे नंदलाल के पास पहुंचा। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था और वो बुरी तरह हाँफ रहा था। चल भाई, जल्दी भाग यहाँ से, वो औरत डायन है। मैंने कहा था तुझे, लेकिन नहीं। तुझे तो खाना खाना था, फिर शादी करनी थी। अब भुगत। चल जल्दी भाग। दोनों बिना समय गंवाए ढाबे से बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन अचानक वही बूढ़ा आदमी आकर खड़ा हो गया। दोनों एकदम से रुक गए। अरे साहब, आज तो आपको यही रुकना है। कहाँ जा रहे हैं? अरे बूढ़े, तुझे पहले बताना चाहिए था कि वो डायन है। अगर मैं पहले ही बता देता साहब, तो हमारा धंधा कैसे चलता? क्या मतलब? और वैसे भी वो कोई पराई नहीं है, वो मेरी बेटी है। बूढ़े की बात सुनते ही माधव और नंदलाल एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दोनों की आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। जिस ढाबे को वे कुछ देर पहले सिर्फ एक सुनसान रास्ते का छोटा सा ढाबा समझ रहे थे, अब उसकी असली सच्चाई उनके सामने खड़ी थी। तभी पीछे से मालकिन के कदमों की आवाज सुनाई दी। दोनों ने पलटकर देखा तो वही औरत धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। चलो बाबा, आज तो हम बिरयानी खाएंगे। मुझे भी शादी नहीं करनी, प्लीज हमें जाने दो। लेकिन उनकी बात सुनकर मालकिन के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। माधव और नंदलाल ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस सुनसान ढाबे में उनकी चीखें भी किसी काम नहीं आईं। कुछ ही देर में दोनों की आवाजें हमेशा के लिए खामोश हो गईं। उस रात कालीबाड़ी जाने वाले रास्ते पर दो और लोग गायब हो गए।